ओके, पिछली क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में बताया था। इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में हमने ये बताया था कि अगर स्पीशीज कोई है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन लेने की जो शिद्दत है, जो चाहत है, उसी को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं। मतलब कितनी इंटेंसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, और इस पे हमने आपको डिस्कशन किया था। एक एग्जांपल देते हैं, जब तक लोग आ रहे हैं आप इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। आपको बताना है कि हम जो अभी सबस्ट्रेट देंगे उसमें आप अगर ये लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एफ, अगर ये सबस्ट्रेट है, एंड देन दिस इज द फर्स्ट सबस्ट्रेट, द सेकंड वन इज आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू negative. The third substrate is R C double bond O N और R negative, और the fourth substrate है आपका R C double bond O O minus, and then the fifth substrate is NR2 R C double bond O NR2, and then the sixth substrate is R C double bond O OR. Here I want to ask the electrophilicity of carbon and carbon. Question है, arrange the order of electrophilicity of carbon and carbon. Question है, arrange the order of electrophilicity of carbon and carbon. Electrophilicity of carbon and carbon. Arrange the order of electrophilicity of carbon and carbon. Arrange the order of electrophilicity of carbon and carbon. तो बताइए जरा, आपको समझ में आ रहा है किसका क्या ऑर्डर होगा? अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछूं तो व्हाट विल बी द ऑर्डर? नहीं समझ आ रहा है किसी को? कल ही तो बताया है। देखिए, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आपने देखा था कि कल एसिड हैलाइड की जो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वाई एसिड हैलाइड? बिकॉज जो हेलोजन होते हैं उसमें माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है और दे क्रिएट ए पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो फर्स्ट की होगी। उसके बाद अगर आप देखिए तो इन सभी के अंदर, चाहे वह आपका सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, चाहे वो फोर्थ हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 6 हो, दे ऑल हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सभी के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, सबके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, आप देख रहे हैं कि सबके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ऑल आर गोइंग टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? ऑल आर गोइंग टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन आप अगर देखें तो फर्स्ट को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट को छोड़ने के बाद जो बचा सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6, उसमें क्या है आप मुझे बता दीजिए कि व्हाट विल बी द डोनर एबिलिटी ऑफ द CH2 ग्रुप। क्योंकि CH2 ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा बाय रेजोनेंस, और यहाँ के कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, एंड N ये भी पुश करेगा और ये भी पुश करेगा, सभी रेजोनेंस के जरिए इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो आप यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि CH2 की जो डोनर एबिलिटी वो बता दीजिए, NR एक ग्रुप है उसमें डोनर एबिलिटी ये बता दीजिए, माइनस चार्ज के साथ है। उसके बाद O माइनस है, माइनस चार्ज के साथ ये है। उसके बाद NR2 है, ये बता दीजिए। उसके बाद OR है, ये लगा लेंगे। तो बच्चों, क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं कि सबसे ज्यादा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर यही है? क्या इस बात से एग्री है? क्या सबसे ज्यादा कार्बन, अब चूंकि ये भी नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये भी नॉन बॉन्डिंग से करेगा, और ये भी नॉन बॉन्डिंग से करेगा नेगेटिवली चार्ज,
सो दीज थ्री आयंस आर निगेटिवली चार्ज, है कि नहीं है, निगेटिवली चार्ज। और ये जो दो है, दिस टू आर न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की डोनेट करने की टेंडेंसी देखे, सो आई थिंक्स सभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देंगे, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन की है, देन नाइट्रोजन की है, देन ऑक्सीजन की है। इसका मतलब दिस विल बी द डोनर एबिलिटी ऑफ दिस थ्री, अमॉन्ग दिस थ्री चार्ज वाले में डोनर एबिलिटी CH2 माइनस की ज्यादा है, फिर NR की ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन की है। और उसके में फिर जो है ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले में NR2 की डोनर एबिलिटी OR से ज्यादा होगी। सो आई थिंक दिस इज द डोनर एबिलिटी। तो अगर CH2 जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, CH2 जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी बेटे, उतनी ही कम होगी, क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको खत्म कर देगा। एंड देयरफॉर फर्स्ट जो है, फर्स्ट में सबसे ज्यादा होगा, उसका रीजन कुछ और है, माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला, सबसे लेस इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ये है, मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कंसंट्रेशन को कम खत्म करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज के कंसंट्रेशन को कम खत्म करेगा तो इस कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी। सो देयरफॉर आई थिंक फर्स्ट, देन सेकंड, देन फाइव, देन फाइव होगा ना, फर्स्ट देन सिक्स, सबसे आगे क्या होगा, फर्स्ट देन सिक्स। आर यू एग्री, इतना से आप लोग एग्री हो कि सबसे आगे जो होगा वो एसिड हाइलाइट होगा, देन स्ट्रेस होगा, और देन फाइव वाला अमाइड होगा, और देन जो है अब निगेटिव चार्ज में सबसे कम देने वाला ये वाला है O माइनस, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। देन आई थिंक फाइव के बाद देन होगा आपका फोर, और फोर के बाद देन होगा थ्री, और थ्री के बाद देन होगा टू। आई थिंक दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन। यही ऑर्डर होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन का। बताइए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जो हमारा हमने जो ऑर्डर बताया और आपने जो लगाया, मिथाइल नहीं है बेटा, वो मिथाइल CH3 नहीं है, दिस इज नॉट अ RC डबल बॉन्ड OCH3, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ मिथाइल। हमारे ये मिथाइल को तो कीटोन बोलते हैं, यहाँ पे वो नहीं है, ये R है, C डबल बॉन्ड O, CH और H है, मतलब एक H प्लस निकलने के बाद है, तो कार्बन निगेटिव तो सबसे ज्यादा डोनर होगा। तो मुझे ये बताइए कि आपको ये ऑर्डर में कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है? सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डोनर होगा तो कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, और अगर कार्बन कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब समझ में आ गया आपको ऑर्डर। यहीं पे इसी क्वेश्चन में इफ आई आस्क, इस क्वेश्चन को इफ आई आस्क थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं और करके बताता हूं, अरेंज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या कर दिया, अरेंज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ऑक्सीजन, क्या पूछ दिया, अरेंज द ऑर्डर ऑफ, अरेंज द ऑर्डर ऑफ, द ऑर्डर of nucleophilicity of carbonyl oxygen. The first question is this. The second question is this. Please take your time, 1 minute break, and then you decide and then tell me.
ऑफ कोर्स योर आंसर इज ऑलमोस्ट, सभी लोग, मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों का लगभग आंसर सही है। अपोजिट टू द इलेक्ट्रोफिलिसिटी सब लोगों ने एटलीस्ट लिखा है। तो मेरे समझ से इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे देखिए, कभी कभी आप देखेंगे, एक बात देखिए, ये दोनों ही रिएक्शन आप जानते हैं सर, ध्यान सुनिए। कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये देखेंगे कि यहाँ पे आपने ले लिया ऐसे, देखिए जैसे दे दिया आपने, ये ले लिया आपने R C डबल बॉन्ड O और आपने R प्राइम ले लिया, ऐसा कुछ ले लिया, कीटोन है। एंड देन देयर इज अ H प्लस आयन। जैसे सपोज करते हैं ये वेल नोन रिएक्शंस है, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है अल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर, अल्डिहाइड के ऊपर एसिटल और कीटोन के ऊपर कीटल बनता है। तो फर्स्ट एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। तो अगर ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल, देन यहां से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसका मतलब हुआ इस ऑक्सीजन के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी उतनी ही ज्यादा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल है और ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। तो अब न्यूक्लियोफाइल ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है उसी को तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, चाहे वो जिस फैक्टर से हो, रिलीजिंग प्लस R ग्रुप से हो, चाहे इंडक्टिव इफेक्ट से हो, the factors which increases the electron density on the carbonyl oxygen will increase the nucleophilicity of carbonyl oxygen। तो कभी कभी तो ये भी रिएक्शन देखते हैं, इसलिए हमने पूछ लिया न्यूक्लियोफिलिसिटी। और कभी कभी आप ये भी देखते हैं कि सपोज कीजिए ये आपका कीटोन है एंड देन सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द रिएजेंट, तो इन दिस केस ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, तो अब ये H जाकर के कार्बन पर अटैक करता है। तो इस केस में व्हाट ड्यूअल बिहेवियर इज, ये जो कार्बनिक कंपाउंड्स है समटाइम्स अभी यहाँ पे ये वाले जो स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहे हैं और ये वाला स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो देखिए कभी कभी क्या होगा कि जब आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी पूछेंगे तो डेफिनेटली कार्बन कार्बन की वजह पे से कार्बन कार्बन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है उसको पकड़ेंगे, और जब न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछेंगे तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है उसको पूछेंगे। सो इसका मतलब ये है कि व्हाट वी हैव डिस्कस हियर, हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पे क्या है बेटे कि CH2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करता है। ये डिस्कस किया ना कि R C डबल बॉन्ड O और CH2। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि CH2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। रीजन बताया क्योंकि CH2 जो है नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन के ऊपर नॉन बॉन्डिंग है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है, इसका मतलब कार्बन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है, दे पुशेस द इलेक्ट्रॉन एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, दे क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज हियर। तो what will happen, R C O negative, O negative, O negative and then double bond CH2। so if anybody ask कि इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें होगा फ्लोरो के केस में, तो हियर फ्लोरो व्हाट दे आर डूइंग, तो इस मैकेनिज्म से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है। सब लोग आप मेरे इस बात से सहमत होंगे। लेकिन अगर फ्लोरीन ले लें तो हमने अभी आपसे बताया था सिंस फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए फ्लोरीन विल पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, माइनस आई इफेक्ट इसका काम करेगा, जिससे कार्बन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, देन व्हाट विल हैपन, प्लीज सी वेरी केयरफुली। तो जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन तो बड़ा लालची है भाई, अगर यहाँ पे शुगर गिरा दोगे तो चींटी कहीं भी होगी घूम के यहाँ आने लगेगी, ठीक है। चींटी शुगर अगर यहाँ पे है तो चींटी कहीं से भी इधर की तरफ ड्रिफ्ट करेगी। सो व्हाट विल हैपन इफ यू क्रिएट ए पॉजिटिव चार्ज means you are creating the electrophilicity of carbon, then the pair of electron is going to be shift like this one। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह कार्बन की तरफ मूव करेगा, और जब कार्बन की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सो देयरफॉर आपने बिल्कुल सही आंसर बोला था, जस्ट रिवर्स इसका आंसर होगा। तो आंसर इज जस्ट रिवर्स।
जस्ट रिवर्स, ऊपर जो हमने लिखा उसका जस्ट रिवर्स है इसका आंसर। अरेंज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ये आंसर है कि ऊपर वाले का जस्ट रिवर्स होगा। मे आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने समझ लिया इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। थोड़ा जल्दी जल्दी मैसेज कर दिया करो बेटा, टाइम लगता है, मतलब ऐसे तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब जल्दी बताओ। ठीक है, कौन सा ऑर्डर ठीक नहीं है सुहेल साहब? सुहेल बशीर, कौन सा ऑर्डर ठीक नहीं है? नाइट्रोजन के ऊपर किसी भी चीज के ऊपर एक न्यूट्रल है और निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाला जो है बेटा बेटर डोनर होगा। अच्छा, जो सेंड किया आपने, आपने क्या सेंड किया? असल में इतने मैसेज आते हैं ना तो अब इधर से उधर भाग जाते हैं, तो आपका मैं देख नहीं पाया कौन सा ऑर्डर आपने सेंड किया, सॉरी बेटा। अभी जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना वो सही है, ठीक है, वो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है। नाउ सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, ये आप जानते हैं और आपको ये पता है। अब वो इसमें डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल। जब SN2 रिएक्शन की हम बात करते हैं या SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। तो अगर मान लीजिए अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक चीज यहाँ पे मैं आपको, चूंकि ये GOC क्लास है, बेसिक बेसिक बातें इसलिए पहले बता दी जाती है कि आगे चल के रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह में आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो छोटी छोटी बात भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। हर तरह के स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो जिसको जैसा है वो देख लेगा। नाउ एक बात याद रखिएगा, जिन जो भी मोनोवैलेंट रेडिकल्स हैं, रेडिकल मतलब रेडिकल, वो रेडिकल केमिस्ट्री रेडिकल नहीं, रेडिकल मूलक भी बोलते हैं जिनको, जैसे, तो उन जो भी मोनोवैलेंट है, जैसे आप H को बोलते हैं मोनोवैलेंट है, Cl मोनोवैलेंट है, OH मोनोवैलेंट है, मतलब ये जो फंक्शनल ग्रुप है, मान लीजिए Cl और OH एक बॉन्ड बनाने वाले हैं। तो जो भी मोनोवैलेंट रेडिकल समूह है, उनकी जो डिग्री है दैट इज नॉट डिसाइड ऑन द होल एंड सोल, उनके ऊपर डिसाइड नहीं होती। उनकी डिग्री डिसाइड होती है कि यह ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, मतलब ये जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की क्या डिग्री है। जैसे मान लिया जाए, सपोज कीजिए अगर हमारे पास ये कार्बन है और इस कार्बन के ऊपर सेंट्रल कार्बन है, वी हैव अ कार्बन, वी हैव ए कार्बन एंड वी हैव ए कार्बन। सो इस पे Cl अटैच है। मान लीजिए Cl मतलब हैलोजन, कोई भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। नाउ इफ आई एम आस्किंग व्हाट इज द डिग्री ऑफ द सबस्टेट, तो अब हैलोजन चूंकि मोनोवैलेंट है, इसकी अपनी कोई डिग्री नहीं होती, तो ये जिस कार्बन से बाउंड है, तो ये किस कार्बन से बाउंड है, तो उसको देखिए, तो जिस कार्बन से बाउंड है वह कार्बन इसकी डिग्री बताएगा। सो दिस इज बाउंड विद दिस कार्बन, एंड इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच है, तो 1, 2 and 3, so this is the 3 डिग्री हैलोजन, 3 डिग्री हैलोजन। तो अगर जो भी मोनोवैलेंट्स हैं उनकी डिग्री जिस कार्बन से अटैच है वह कार्बन बताता है। सपोज कीजिए C है और ये X है, राइट, और यहाँ पे C है और यहाँ पे C है, बट यहाँ पे H है, और जो भी है ये CH3 है, दिस इज द CH3, दिस इज द CH3 एंड दिस इज द CH3। बट आई एम टेलिंग यू कि अब ये जो हैलोजन है इस कार्बन से बाउंड है, और इस कार्बन पे कितने कार्बन अटैच है, 1 and 2, तो इस कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, देयरफॉर इसको 2 डिग्री हैलोजन बोलते हैं, 2 डिग्री सबस्टेट या 2 डिग्री हैलोजन बोलते हैं। यहाँ पे हैलोजन की डिग्री कैसे डिसाइड हो रही है, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे डिसाइड हो रही है। एंड अगर इसका पूरा वैल्यू सेटिस्फाई कर दे तो CH3, एंड दैट इज द CH3। एंड नेक्स्ट अब कार्बन है, उसके ऊपर हैलोजन है, एंड ओनली वन कार्बन इज देयर, एंड देयर इज ए हाइड्रोजन एंड देयर इज ए हाइड्रोजन। So what you are finding in this case only one carbon is attached, इस कार्बन से हैलोजन अटैच है, only one carbon atom is attached, so this is called 1 डिग्री हैलोजन।
1 डिग्री हैलोजन, ठीक है, 1 डिग्री हैलोजन, and that is the CH3. Let us consider. Now we have a CH or H or H, and there is a H and there is X. जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के ऊपर कोई भी हैलोजन, कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली वी आर सेइंग इट इज द 0 डिग्री सबस्टेट या 0 डिग्री हैलोजन। अब देखिए बेटे, अब देखो यहाँ पे इसको 0 डिग्री बोलते हैं, 0 डिग्री हैलोजन, 0 डिग्री सबस्टेट ऐसा बोल सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी कॉल, अगर यहाँ पे X के बदले OH होता तो 3 डिग्री अल्कोहल, X के बदले यानी फ्लोरीन क्लोरीन के बदले OH होता तो 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे OH होता तो 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे OH होता तो 0 डिग्री अल्कोहल। इसीलिए अगर यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता X की जगह पे तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो 1 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन होता तो 0 डिग्री हाइड्रोजन। इसीलिए ये सब सबस्टेट की डिग्री ऐसे ही डिसाइड होती है। सो नाउ इफ यू सी, तो अब अगर आप देखेंगे तो इस केस में हम लोग जो लिविंग ग्रुप है, हियर X इज द लिविंग ग्रुप, X इज द लिविंग ग्रुप, और लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अब इस अल्फा कार्बन के ऊपर अगर आप रेफरेंस देखिए, यहां से हम चलते हैं 0 डिग्री से, सो देयर इज ए हाइड्रोजन एंड देयर इज ए हाइड्रोजन एंड देयर इज ए हाइड्रोजन। व्हेन वी डिस्कस इन द इस CX बॉन्ड में जो लिविंग ग्रुप है C और X, the X is the living group in this case and therefore alpha is the carbon। the ये मान लीजिए X की वैल्यू क्लोरीन है या आयोडीन है तो डाइपोल will move in this way and therefore X create delta negative and carbon create delta positive। तो इस कार्बन के ऊपर यानी अल्फा कार्बन के ऊपर, दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा इन रेस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर, चूंकि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ अल्फा कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन द अल्फा कार्बन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा अल्फा कार्बन पे, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। सो देयरफॉर इफ वी डिस्कस इन दिस केस, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, हम सबको पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि CH3 ग्रुप जो होते हैं बेटे, वह CH3 ग्रुप क्या करता है, CH3 ग्रुप जो है वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। सो देयरफॉर इन दिस केस ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ 3 डिग्री सबस्टेट पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने वाला 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, चूंकि CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। सो देयरफॉर इस केस में 2 मिथाइल ग्रुप, सॉरी 2 मिथाइल ग्रुप कह रहा हूँ, 3 मिथाइल ग्रुप, द मिथाइल ग्रुप दिस एंड द मिथाइल ग्रुप दिस एंड द मिथाइल ग्रुप दिस, ये 3 मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। और जब आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज रिलीज करते हैं, तो जाहिर है पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है, अगर सेम चार्ज के ऊपर सेम चार्ज थ्रो करते हैं, पॉजिटिव पे पॉजिटिव पुश करते हैं तो चार्ज इंटेंसिफाई होगा, नेगेटिव पे नेगेटिव पुश करते हैं तो चार्ज इंटेंसिफाई होगा, और अगर पॉजिटिव पे अपोजिट नेगेटिव भेजते हैं तो चार्ज डाइल्यूट होगा। सो देयरफॉर इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वह सबसे कम होगी, लेकिन इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यहाँ पे उस तरह का कोई नेगेटिव फैक्टर नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन होगा न्यूक्लियोफाइल को वह उतना ज्यादा अप्रोच करेगा, और न्यूक्लियोफाइल को अपने पास बुलाने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं। सो द 0 डिग्री का अल्फा कार्बन, 0 डिग्री अल्फा कार्बन जो है वह सबसे ज्यादा अपने पास न्यूक्लियोफाइल को बुलाएगा। इसका मतलब 0 डिग्री अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इन सबसे ज्यादा है। सो अगर हम बात करें अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी की, अरेंज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो 0 डिग्री की होगी, देन 1 डिग्री की होगी, देन 2 डिग्री की होगी, और देन 3 डिग्री की होगी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इसका मतलब सबसे ज्यादा 0 डिग्री सबस्टेट के ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये पॉइंट आप सब समझ चुके हैं, यहाँ पे कोई किसी को परेशानी तो नहीं है कि CH3 जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा।
तो अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं, अब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। एक बात कहते हैं, मान लीजिए ये सी है और यहाँ पे एक्स लिखिए, लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोडीन, और यहाँ पे हमने एच लगा रखा है, यहाँ पे एच लगा रखा है, ठीक है, एच और एच है, और यहाँ पे हमने CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे दूसरा सबस्ट्रेट हमने CX लिखा और यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया, हम यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया और हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, ऐसा लगा। नाउ आई एम आस्किंग, सपोज लेट अस एज्यूम इन दिस केस लेट अस एज्यूम प्लीज कि दिस इज द एक्स इज द लिविंग ग्रुप। हम बोल रहे हैं, अब मान लीजिए मेरी बात, एक्स इज द लिविंग ग्रुप, एक्स इज द लिविंग ग्रुप। देन हमने अभी आपसे जस्ट कहा कि लिविंग ग्रुप से जो कार्बन अटैच होता है उसको अल्फा कहते हैं। सो आई थिंक दिस इज द अल्फा कार्बन, क्योंकि लिविंग ग्रुप एक्स इज अटैच विद दिस कार्बन एंड देयरफॉर दैट कार्बन इज सेड टू बी अल्फा कार्बन, एंड लिविंग ग्रुप से जो कार्बन अटैच उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अब देखिए अल्फा कार्बन के ऊपर एक्स की वजह से एक्स पे डेल्टा नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अल्फा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ भी डेल्टा एक्स के ऊपर नेगेटिव और अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, क्यों? चूंकि CX बॉन्ड तो पोलर बॉन्ड होते हैं, डाइपोल ऐसे मूव करता है तो यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव सेंटर होते हैं वही इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करते हैं। तो बच्चों सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूँ, लेट अस एज्यूम दैट कि अब हमको यहाँ पे इस अल्फा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, इस अल्फा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है और इस अल्फा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। बाय वे ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड अब तक जो मैंने पढ़ा है उसके नॉलेज के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड में किस कार्बन की, फर्स्ट और सेकंड में किस अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है? इसका रीजन ये क्या है कि आप देखेंगे फर्स्ट के केस में जो ग्रुप लगाया वह CO ग्रुप है। CO क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता, पुल करता है। पुल करके क्या करेगा? इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, चूंकि CO का जो नेचर होता है रिलीज का नहीं होता है, विड्रॉल का होता है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। सो देयरफॉर CO इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो फर्स्ट के केस में अल्फा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, एंड द फैक्टर्स which increases the positive charge concentrations, the factors which increases the positive charge concentration will increase the electrophilicity। अगर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं तो वह इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऐसी चीजें हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर SN1 और SN2 को प्रमोट करने के लिए सीखेंगे, लेकिन आज हमने थोड़ी बाउंड्री जरूर बांधी है आपके सामने कि हाउ द इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैन बी इंक्रीज एंड हाउ द इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैन बी डिक्रीज। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देगा। मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron releasing group। अगर मान लीजिए अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी चेक करनी है, उस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अब आपको अगर इजाजत हो, आपकी इजाजत हो, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करूंगा। मुझे इस स्लाइड पे इतना बताना था, मैंने आपको बता दिया। सपोज आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप बताइए। अभी इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है SN1 SN2 में, लेकिन आज से ही हमने आपको वहां पे जब हम ये टर्म इस्तेमाल करें कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है इसलिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो वहां पर आपको सुनने में अजूबा ना लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। आप पहले से भी जानते हैं, बस आपके नॉलेज को हम ब्रशअप कर रहे हैं, थोड़ा सा याद दिला रहे हैं कि ये सब चीज होता है। नाउ अब देखिए, जिस तरह से बेटे आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में देखा था कि न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियोफाइल दो तरह के होते हैं। एक न्यूक्लियोफाइल तो सॉफ्ट होता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल
का जो नेचर होता है वो हार्ड होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड कि सॉफ्ट अच्छा होता है कि हार्ड अच्छा होता है। सब अपनी अपनी जगह पे सब अच्छा होता है, कोई भी पूरा नहीं है, सबका अपना अपना वजूद है और सबका अपना अपना काम करने का तरीका है। तो मन में ये सवाल ना हो कि हार्ड अच्छा है कि सॉफ्ट अच्छा है। उसी तरह से जिस तरह से हमने न्यूक्लियोफाइल के लिए देखा था कि न्यूक्लियोफाइल को हम दो तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एक हार्ड में एक सॉफ्ट में, उसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल को भी हम दो तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं, एक हार्ड में कर सकते हैं और एक सॉफ्ट में कर सकते हैं। बस फर्क ये है कि हम न्यूक्लियोफाइल की जब बात करते थे तो हम डोनर की बात करते थे, और जब भी इलेक्ट्रोफाइल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की जब हम बात करेंगे, जब भी मन में इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करना हो तो ऑलवेज प्लीज थिंक एक्सेप्टर के बारे में बात करना है। एक्सेप्टरिंग एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को, यानी हम दूसरी बात करें तो आप 11th क्लास में दो टर्म पढ़ते थे, जरा मुझे यस और नो करके बताइएगा। एक टर्म तो आप पढ़ते थे आयनाइजेशन पोटेंशियल 11th क्लास की केमिस्ट्री में। आई मे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज, आप अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी या कोई भी किताब निकाल के देखें तो आपको लगेगा क्या ऐसी चीज नहीं है 11th क्लास में जो एमएससी में नहीं है। कुछ एडवांस चीज छोड़ दिया जाए, जैसे ग्रुप थ्योरी है, पेरीसाइक्लिक, हालांकि ग्रुप थ्योरी भी कंपटीशन के जो बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी जेई लेवल के बच्चों को, उनको भी वहां पे इतना ग्रुप थ्योरी पढ़ा देता है कि बहुत सारे एमएससी के बच्चों को पता नहीं होता है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मे आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज गो एंड रीड 11th क्लास एनसीईआरटी बुक। अगर आप अपने देखिए, अगर अभी तक नहीं आता है तो न आना कोई गुनाह नहीं है। हो सकती है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, सरकमस्टांसेस ऐसा हो गया कि हम नहीं कर पाए या नहीं हो पाया, लेकिन अब मौका मिला है तो करना चाहिए। सीखने का कोई उम्र नहीं होता, जब चाहो तभी आप सीख सकते हैं। तो एनसीईआरटी की किताब अगर आपके घर में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, आप वहां से पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी की 11th क्लास की केमिस्ट्री, पहले 11th पढ़िए फिर 12th पढ़िएगा। 12th में ज्यादा कुछ नहीं है, 11th में बहुत कुछ है। अगर घर में छोटा भाई बहन है तो उसको पढ़ाइए, उससे भी बहुत ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। जब हम खुद पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलत सलत चीजें अपने माइंड में बैठा लेते हैं, जब हमको पढ़ाना पड़ता है तो हम जब स्टूडेंट होते हैं तो एक ही एंगल से इन चीजों को सीखते हैं। जब आपके सामने 10 स्टूडेंट बैठा होता है, जब आप टीचर होते हैं तो 10 तरीके से क्रॉस क्वेश्चन पूछता है, तो फिर आप उसको समझाने के लिए कि अच्छा ये तो मैं सोचा नहीं, इस एंगल से भी सोच सकते हैं क्या, फिर आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आती है। तो इसलिए अगर आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो कहाँ मिलेगी, 11th क्लास में। तो मैं कह रहा हूँ कि 11th क्लास के अंदर दो बातें हम डिस्कस करते हैं ज्यादातर। एक आपको याद होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पता है आपको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम तो सुने होंगे ना, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सुन लो, मैं कोरिलेट कर देता हूँ थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल घर पे जाके पढ़ना। जो फैक्टर्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो फैक्टर्स जो फैक्टर्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए बोला जाता है, वही बात न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए बोली जाती है, क्योंकि वहां भी आप इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने की बात करते हैं। और जो फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, ठीक है, वही फैक्टर्स आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी के लिए भी पढ़ते हैं। तो इनडायरेक्टली यू कैन लिंक दिस टू कॉन्सेप्ट, किस किस को, न्यूक्लियोफिलिसिटी कैन बी correlated with the ionization potential and electrophilicity can be correlated with the electron affinity। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रश अप किया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सपोज कीजिए, अब मान लीजिए कि मैंने किसी को कर्ज दिया था, 100 रुपीज दिया था, 100 रुपीज किसी को कर्ज दिया था, और किसी एक मेरे कजिन ने भी, किसी ने भी 100 रुपये कर्ज दिया था। सपोज कीजिए अब आप लेने वाले हैं तो आपको लौटाना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो मान लिए वो, मैं कहता हूँ अच्छा कोई बात नहीं, दे देना, आराम से दे देना, कोई बात नहीं, आज नहीं कल दे देना, कल नहीं परसों दे देना, इस तरह से कोई बात नहीं है। लेकिन एक आदमी है, वो बोलता है कि क्यों नहीं दे रहा हो, अभी देना तुम्हें, इसी वक्त देना था।
बड़ा रूडली बिहेव करता है, बहुत तेजी से झटके के साथ खींचता है इलेक्ट्रॉन को, जेंटली नहीं, पोलाइटली नहीं, झटके के साथ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इस तरह के जो चीजों का जो नेचर होता है वो हार्ड के टर्म में होता है। और जो पोलाइटली हम्बलनेस के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, पोलाइट आ जाओ बेटा आ जाओ, ऐसे करता है ना प्यार से, तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टनेस के टर्म में सोचते हैं। मैंने जो ये बोली, ये बात जो बोला, ये बात ऐसा नहीं कि फिक्स है, ये आपको एक थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइंड में लाने के लिए कि हाँ ऐसे हम चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज हार्डली कोई चीज खींच रहा है, सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, सपोज कीजिए लेट अस कंसीडर, अभी क्या पढ़ रहे हो आप, ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो ये खींचने की टेंडेंसी पड़ रहा है। तो अगर ये वाइग्रसली तेजी से ड्रास्टिकली खींचे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियोफाइल से, ऐसा कि लगे जैसे न्यूक्लियोफाइल का हाथ उखाड़ दिया, इतने जोर से खींचा, तो ऐसा जो स्पेसीज होते हैं उनका जो नेचर होता है वो हार्ड होता है। और जेंटली अगर पोलराइज होकर के आता है तो ऐसे स्पेसीज का नेचर जो होता है सॉफ्ट होता है। तो इन जनरल जो हार्ड न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, उनमें जो एक्सेप्टर एटम होता है उनका साइज स्मॉल होता है। जो हार्ड होते हैं उनमें जो एक्सेप्टर एटम होता है उनका साइज स्मॉल होता है। ये सब आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि मान लीजिए लिथियम प्लस है, ठीक है, लिथियम प्लस इज अ, यू कैन से इट इज अ इलेक्ट्रोफाइल कटायन है। और सीजियम प्लस है, सबको पता है पीरियडिक टेबल में सबसे बड़ा आयन सीजियम प्लस होता है, सबसे बिगर साइज का होता है, ठीक है। और लिथियम प्लस के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है और सीजियम प्लस के ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज है। बच्चों यहाँ पे ये साइज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस साइज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब इस एरिया में न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए छोटे एरिया पे पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज टू सरफेस रेशियो, इस केस में चार्ज अपॉन सरफेस रेशियो हाई होगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल को उतनी ही ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स। बात समझ में आते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या होगा बेटा, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा अपनी तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है देखो, चार्ज टू सरफेस रेशियो, चार्ज टू सरफेस रेशियो क्या होता है यहाँ पे, कम होता है। चार्ज टू सरफेस रेशियो क्या होता है बेटे, कम होता है, क्योंकि साइज क्या हो गया, बिगर हो गया। और साइज अगर बिगर हो गया तो साइज अगर बिगर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है उसको उतना इंटेंशनली ये अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। क्यों नहीं खींच पाएगा, क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी जो है वह कम है। तो जो स्मॉल साइज के जो एक्सेप्टर एटम होते हैं, तो अगर लिथियम प्लस में और सीजियम प्लस में अगर हार्डनेस का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा हार्ड लिथियम प्लस होता है, लिथियम प्लस हार्ड होता है। एंड देन पूरे फैमिली में सीरीज में आप देख लीजिए, लिथियम देन सोडियम देन पोटेशियम, इस तरह से आता है। मैं दो एक्सट्रीम लिख रहा हूं, इन दोनों के बीच में, लिथियम प्लस के बीच में और सीजियम प्लस के बीच में और भी है सोडियम पोटेशियम, जैसे ऑर्डर में है वैसे ऑर्डर में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हार्डनेस होता है। तो अगर एक्सेप्टर एटम का साइज स्मॉल हो तो उसके अंदर चार्ज टू सरफेस रेशियो, चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इसलिए अनायन को यानी न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मैंने जेंटली यानी तेजी से वाइग्रसली वो खींचता है अपनी तरफ। तो ये हार्डनेस का नेचर शो करता है। अगर आपका दोनों एटम का साइज जो है वो लार्ज है, जैसे आप यहाँ पे मैं स्मॉल साइज में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हम बात करें H प्लस की, H प्लस हार्ड होते हैं, H प्लस हार्ड, थोड़ा सा घर जाकर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सैहब प्रिंसिपल है, हार्ड सॉफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता है, उसको भी जरूर एक बार पढ़िएगा। H प्लस का जो साइज है वह स्मॉल साइज होता है। उस तरह से लिथियम प्लस का साइज जो होता है वह स्मॉल साइज होता है। तो इस तरह के जो स्मॉल साइज वाले जो एटम है, जो सॉरी एटम कह रहा हूं, जो कटायन है, इनका जो हार्डनेस है वह ज्यादा होता है। जबकि बिगर साइज वाले इन जनरल, जैसे Ag प्लस का जो है, जैसे बिगर साइज का है, जैसे Hg2 प्लस है,
even though there is 2 positive charge, even though there is 2 positive charge। यहाँ पे मैग्नीशियम Mg2 प्लस हार्ड की श्रेणी में आता है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, ये सब हार्ड मेटल्स है। लेकिन Hg2 प्लस कॉपर, क्या बोलते हैं, कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस, कॉपर प्लस और कॉपर 2 प्लस बॉर्डर लाइन में आता है, कॉपर प्लस सॉफ्टनेस में आता है। नाउ इस तरह के जो मेटल्स होते हैं, या प्लेटिनम 2 प्लस, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं ये बिगर साइज के होते हैं। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये मेटल्स सॉफ्ट मेटल में कहलाते हैं, क्योंकि इन जनरल बिगर साइज के जो मेटल होते हैं वह उतने वाइब्रेंट नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं इन जनरल। फर्स्ट आपको समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, एक चार्ज है हैविंग लिटिल चार्ज। सपोज कीजिए, मान लिया जाए कि एक कार्बन एटम है जिसमें फुल फ्लेजर पॉजिटिव चार्ज है। इफ आई टॉक अबाउट द कार्बोकैटायन, अगर आप देखोगे कार्बोकैटायन, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस सेंटर हैविंग फुल फ्लेजर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फुल फ्लेजर पॉजिटिव चार्ज है। और एक सेंटर है जहां पे आप देख रहे हैं ये और यहाँ पे आपको H है और ये H है और ये H है, यहाँ भी H है और H है और H है, और देयरफॉर यहाँ पे I लगा है। सो I लगने से भी ये डेल्टा नेगेटिव होगा और डेल्टा पॉजिटिव होगा। सो द पॉजिटिव चार्ज इज हियर आल्सो, बट द पॉजिटिव चार्ज इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बट हियर देयर इज अ फुल फ्लेजर पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों सबस्टेट में कंपेयर किया जाए, इस कार्बन के बारे में और इस कार्बन के बारे में कंपेयर किया जाए, तो अगर ये सब एक, ऐसा नहीं कि हम एक जगह CH3 प्लस को हार्ड बोल दिए तो हर जगह CH3 प्लस हार्ड होता है, ऐसा नहीं है। ये एक रिलेटिव टर्म है और उसके हिसाब से डिफाइन होती है। तो मान लीजिए अगर इस सबस्टेट के कंपेरिजन में यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन में और इस कार्बन में कंपेयर किया जाए, तो ये वाला जो सेंटर होगा बेटा वह हार्ड होगा, और जबकि ये वाला सेंटर क्या होगा बेटा, वह सॉफ्ट होगा। समझ में बात आ रही है सबको। और दूसरा ये है, तो थर्ड पॉइंट है, यानी कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा हार्डनेस होगी, और जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा सॉफ्टनेस होगी। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास सपोज करो इस तरह का कोई सबस्टेट, अच्छा इसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए स्मॉल ऑर्बिटल कोएफिशिएंट और यहाँ पे लार्ज ऑर्बिटल कोएफिशिएंट। ये जो ऑर्बिटल कोएफिशिएंट होता है, हम अभी तो आपको नहीं बता सकते। ओसी मतलब ऑर्बिटल कोएफिशिएंट, ओसी स्टैंड फॉर ऑर्बिटल कोएफिशिएंट। ये जो ऑर्बिटल कोएफिशिएंट होते हैं, थोड़ा मैं आपको हिंट करता हूं, आप इथिलीन के लिए HMO डायग्राम लिखते हैं, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखते हैं ना, उसके लिए वेव फंक्शन आपको याद है, psi1 इज इक्वल टू A1P1 प्लस A2P2 लिखते हैं, और psi2 इज इक्वल टू कुछ याद आ रहा होगा, MSc में पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, A1P1 माइनस A2P2, यहां भी पढ़िए क्वांटम मैकेनिक्स में। वहां पे इस A1 और A2 को हम लोग बोलते हैं, याद है किसी को, जरा बताओ तो मैसेज करके, क्या बोलते हैं A1 A2 को, क्या बोलते हैं, याद है किसी को? A1 और A2 को क्या बोलते हैं, याद आ रहा है किसी को? A1 A2 को ना मॉर्निंग थोड़ी ना बेटा बोलते हैं, आज नहीं, हाँ वेरी गुड, ऑर्बिटल कोएफिशिएंट बोलते हैं। कन्वर्स, यू आर वेरी राइट, यार है, आपने भी सही बताया, बिल्कुल सही बताया। ऑर्बिटल कोएफिशिएंट बोलते हैं, ये टर्म वहां पे यूज करते हैं, ओसी ऑर्बिटल कोएफिशिएंट। और ये जो ऑर्बिटल कोएफिशिएंट है, इसको नॉर्मलाइज करके आप वहां पे सॉल्व करते हैं। इथिलीन के लिए हमको जहां तक याद है कि A1 इज इक्वल टू A2 होता है, और आप लोगों को भी याद आता होगा 1/√2 वैल्यू होती है, याद आ रहा है? इथिलीन मॉलिक्यूल के लिए इस तरह से, ब्यूटाडाइन के लिए अलग होता है, बेंजीन के लिए अलग होता है, ये सब पढ़िएगा यहाँ भी, कैरियन डीबर के अंदर भी, आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये याद आ रहा है कि A1 A2 को ऑर्बिटल कोएफिशिएंट कहते हैं, और ऑर्बिटल कोएफिशिएंट को नॉर्मलाइज करके वैल्यू निकाली जाती है, आइगन वैल्यू। सो इसको केमिकल सिग्निफिकेंस में जो इस ऑर्बिटल कोएफिशिएंट को हम लोग लिंक करते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल कोएफिशिएंट को किस चीज से लिंक करते हैं बेटा, बोलो? ऑर्बिटल कोएफिशिएंट को लिंक करते हैं किस चीज से? साइज ऑफ ऑर्बिटल,
साइज ऑफ ऑर्बिटल से लिंक करते हैं। मतलब जिसकी वैल्यू ऑर्बिटल कोफिशिएंट की जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका साइज उतना ही बिगर होगा। इस बात को माइंड में अभी बैठा लो। ऑर्बिटल कोफिशिएंट कोरिलेट करते हैं साइज ऑफ ऑर्बिटल्स को। जितनी ज्यादा ऑर्बिटल कोफिशिएंट होगी, अगर ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा है तो बिगर साइज होगा, और अगर ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल है तो स्मॉलर साइज होगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कहीं ऐसा और ऐसा लिखा हुआ है और एक जगह साइज यहाँ है, एक कार्बन के ऊपर साइज ये है और दूसरे कार्बन के ऊपर साइज ये है, इसका मतलब है इसका साइज बिग है और इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो इस वाले कार्बन का ओसी ज्यादा होगा, इस वाले कार्बन का ओसी क्या होगा, ज्यादा होगा, मोर होगा, मोर ओसी, और इस वाले कार्बन का लेस ओसी। तो अगर ऑर्बिटल कोफिशिएंट जो कि क्वांटम मैकेनिक्स की से आता है वह ज्यादा है तो साइज बड़ा होगा, और ऑर्बिटल कोफिशिएंट कम है तो उस जगह पे साइज क्या होगा, कम होगा। सो जो हार्ड होते हैं, जो हार्ड क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, उनके ऑर्बिटल कोफिशिएंट की वैल्यू कम होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल ऑर्बिटल कोफिशिएंट। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का साइज छोटा होता है, छोटे ऑर्बिट। अब जैसे फ्लोरीन क्या है, अमंग फ्लोरीन हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्या स्मॉल साइज का है कि नहीं बेटा, और आयोडीन क्या है, बिग साइज का है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला जो है वह हार्ड होगा और ये वाला वो सॉफ्ट होगा। तो जो हार्ड होते हैं, जो ये तो हमने न्यूक्लियोफाइल की बात कर ली, जो इलेक्ट्रोफाइल में होता है वही न्यूक्लियोफाइल में भी होता है। तो लेट मी समराइज, अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉइंट शायद वहां बताना मैं भूल गया, अगर हार्ड न्यूक्लियोफाइल है तो उसके ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, समझ गए मेरी बात। और अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है तो उसके ऑर्बिटल का साइज बिगर होगा। एक बात, जो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऑर्बिटल का साइज स्मॉल होगा, और जो जो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, बिगर होगा। इन अ नटशेल, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों के लिए ट्रू है कि हार्ड का ओसी यानी साइज छोटा होता है और सॉफ्ट का साइज ऑर्बिटल का साइज मतलब ऑर्बिटल का साइज बिग होता है। इतनी बात आपको याद रहेगी क्या, जल्दी बताओ तो, कि हार्ड चाहे वह इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, हार्ड का साइज स्मॉल रहेगा और सॉफ्ट का साइज बिग होगा। हार्ड चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, स्मॉल साइज, और सॉफ्ट चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, वो बिग साइज। अब हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें, बढ़ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है बेटे, जल्दी बताओ। हमने फिनिश कर लिया अपने तरफ से, जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और आपको अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेवी मेटल्स जितने भी होते हैं, so the first points, so here if you see in this case the first point is large metal cations like mercury Hg2 plus, और भी लिख देता हूं Ag प्लस, प्लेटिनम 2 प्लस, ये सब लार्ज आयंस है, आर कॉपर प्लस। दीज आर रिलेटिवली सॉफ्ट इन स्पाइट ऑफ दियर चार्जेस। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, अगर यहीं पे मैग्नीशियम +2 हो जाए तो +2 चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो हार्डनेस इंक्रीज करेगा, ये हार्ड होगा। यहाँ पे 3 मेटल बहुत ध्यान से याद रखिएगा, Li प्लस हार्ड, Mg2 प्लस हार्ड, ये भी हार्ड होता है और ये भी हार्ड होता है, ठीक है।
लेकिन कॉपर प्लस ये होता है सॉफ्ट, और कॉपर 2 प्लस बॉर्डर लाइन केस है, हार्ड और सॉफ्ट के बीच में होता है। सो दिस इज द केस। नाउ द सेकेंड, द प्रोटॉन, स्मॉलेस्ट साइज का ये आयंस है, स्मॉलेस्ट प्रोटॉन H प्लस, because of its size and charge is very hard. So therefore साइज और चार्ज की वजह से प्रोटॉन को जो रखा गया है हार्ड में रखा गया है। प्रोटॉन को कहां रखा गया है? हार्ड में रखा गया। नाउ द थर्ड वन, अगर मान लिया जाए कि लेट अस एज्यूम कि अगर हमारे पास एक इथिलीन है, मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, और उसके ऊपर NO2 लगा दिया गया है, NO2, और आप सबको पता है कि NO2 is a powerful electron withdrawing group, so they are withdrawing the electron towards itself। इसीलिए जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर सकता है तो आई कैन राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH और H और H, and therefore the CH is there, and then डबल बॉन्ड N, और ये O नेगेटिव, और ये इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप लिख सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब NO2 ग्रुप डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है। सो ऐसी सूरत में इथिलीन मॉलिक्यूल will behaves as a electrophile, इथिलीन किस तरह का बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। इथिलीन अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है। इथिलीन का एमओ डायग्राम जब आपने ड्रॉ किया था तो देखा था कि पाई यहाँ पे होता है और यहाँ पे पाई स्टार होता है। तो पाई तो भरा हुआ होता है, तो पाई से ये डोनर है, मतलब इथिलीन अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देगा तो पाई से देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो पाई स्टार्स में रिसीव करेगा, तो पाई स्टार से ये एक्सेप्टर है। सो द इथिलीन मॉलिक्यूल is going to donate the electron from the pi and going to accept the electron into the pi stars. So in general, if we put the electron withdrawing group, जैसे मान लो C हो गया, डबल बॉन्ड C हो गया, और इवन दो पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन लगा देते हैं, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, तो इसके इलेक्ट्रॉन देने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी हो जाती है, क्योंकि कैसे ग्रुप लगे हैं इसके ऊपर में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। जैसे मान लो C डबल बॉन्ड C है और इसमें हमने CN लगा दिया और CN लगा दिया और CN लगा दिया और CN लगा दिया। अभी भी बेटे पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, बट इस पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देने के बजाय पाई स्टार्स में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। तो चाहे वो इस तरह का इथिलीन हो, चाहे वो ऐसा इथिलीन हो, चाहे वो ऐसा इथिलीन हो, चाहे इस तरह का इथिलीन हो, डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो इथिलीन के दोनों साइड CO लगा दिया, और CO क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। तो इस तरह के जो इथिलीन है, जैसे आप नॉर्मल इथिलीन की बात करो, जैसे आप बात करो CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इफ यू ऐड H प्लस, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे जो इथिलीन का नेचर है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। लेकिन ऐसे सबस्टेट के अंदर, चाहे ये फर्स्ट हो गया, चाहे ये सेकंड हो गया, चाहे वो थर्ड हो गया, चाहे वो फोर्थ हो गया, अगर इस तरह का अल्कीन है तो ऐसे अल्कीन इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इस तरह के अल्कीन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, बिकॉज इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से अल्कीन के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम, बट लेने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। और इसी बात को कहा जाता है कि इथिलीन विल एक्ट एज ए डोनर, यानी न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज एक्सेप्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, किस तरह के सर्कमस्टांसेस के सामने लाया गया है उसके मुताबिक इथिलीन एक्ट एज ए डोनर एज वेल एज इथिलीन एक्ट एज ए एक्सेप्टर। बट यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सॉफ्ट पढ़ रहे थे और हार्ड पढ़ रहे थे। तो प्लीज कीप इन द माइंड, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, जो सॉरी ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल
जो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। ऐसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो पाई स्टार्स में इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, जैसे अल्कीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एल्कीन हो गया, अल्काइन हो गया, बेंजीन हो गया, इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जाने जाते हैं। तो पाई स्टार्स ऑफ इथिलीन, पाई स्टार्स ऑफ एसिटिलीन, पाई स्टार्स ऑफ बेंजीन, इस तरह के जो स्पीसीज होते हैं वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जाने जाते हैं। नाउ इस स्लाइड पे किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। जिसको डाउट है डाउट पूछे, जिसको डाउट नहीं आगे बढ़ने दें। थर्ड पॉइंट के अंदर हम ये कह रहे हैं, तीसरी पॉइंट के अंदर ये कह रहे हैं कि इथिलीन अगर इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है, अगर किसी रिएक्शन के अंदर, इथिलीन अगर किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है तो इथिलीन का जो नेचर होगा वह सॉफ्ट होगा। इथिलीन अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है तो उसका जो नेचर होगा वो सॉफ्ट होगा। बस इतना बोल रहा हूं। किस केस में डोमिनेंट फैक्टर, चार्ज और साइज, किस केस की बात कर रहे हैं? गैलेक्सी J2 आपका ये लॉगिन आईडी आ रहा है, पता नहीं। नहीं, हेवी साइज वो तो हमने अलग बताया, साइज पे डिपेंड करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ज को उसमें लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ देयर चार्ज। चार्ज चाहे जो भी हो, अगर साइज बिगर है तो सॉफ्ट की श्रेणी में आता है। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी मेटल्स हैं उन सब पे तो स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको याद करना होगा। यह सब रटने की चीजें हैं, सब जाके सहायक प्रिंसिपल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब है उसमें आप जाके रट सकते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि कुछ कुछ मेटल आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि इन मेटल से रिएजेंट बनने वाले हैं और उस रिएजेंट से, इन मेटल से रिएजेंट बनने वाले हैं और उस रिएजेंट से आप हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो रिएजेंट है वो सॉफ्ट है कि हार्ड है। इसलिए हमने कहा था कि लिथियम से ऑर्गेनोलिथियम बनेगा, मैग्नीशियम से ऑर्गेनोमैग्नीशियम बनेगा, रिग्नार्ड रिएजेंट, कॉपर से ऑर्गेनो कॉपर गिलमैन रिएजेंट बनेगा। आवाज कट हो रही है क्या मेरी? आवाज कट हो रही है? देखिए, मेरे साइड से अगर कोई भी इश्यू होता है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि चूंकि नेटवर्क कनेक्शन मुझे शो करता है कि गुड है कि बैड है, तो उस हिसाब से आवाज कट हो सकती है। बट यूजुअली फ्रॉम माय साइड ये सब चीजें नहीं होती। तो आप जहां से कर रहे हैं, शायद हो सकता है आप रिमोट एरिया में हो तो वहां पे नेटवर्क इश्यू होगा। तो कभी भी साउंड अगर कट हो रही है या कुछ हो रहा है तो ये आपके साइड से इश्यू हो सकता है। और आप, उसका तरीका ये है कि आप एक बार लॉग आउट हो जाइए और फिर लॉग इन हो जाइए। फिर मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं होगी। जब ऐसा हो तो लॉग आउट होकर के लॉग इन हो जाए, फिर से री इंटर कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। साउंड का मेरे साथ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नेटवर्क में इशू हो सकता है। ठीक है, नाउ अब देखिए, ये जो मैं लिख रहा हूं, आई वॉन्डर कि आप जो है ना इसको ये ना मान ले कि ये हमेशा ऐसा होता है। ये सब जो है बेटे उस पर डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, और वहां जहां जहां पे क्वेश्चन आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर ये बात हम डिस्कस करेंगे। फिर भी अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनचार्ज रिएजेंट, जैसे कुछ रिएजेंट ऐसे होते हैं जिसपे चार्ज नहीं होता है। जैसे आप बात करते हैं मिथाइल आयोडाइड की, या मिथाइल आयोडाइड की बात कर लीजिए, CH और H। सो दिस इज नॉट अ फुल्ली पॉजिटिव चार्ज, दे हैव ए पार्शियल चार्ज। तो ऐसे केसेस में जब हम बात करते हैं तो अगर अनचार्ज है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव ये पोलर हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो है नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के न्यूट्रल है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर इस तरह का कार्बोनाइल कार्बन है जो मैं पहले भी कर चुका हूं, तो इसका जो नेचर होता है वह सॉफ्ट नेचर का होता है। ऐसे आयोडाइड लगा दिया, लेकिन इट डिपेंड्स ऑल्सो। मान लिया जाए कि अगर यहाँ पे आयोडीन है तो आयोडीन एज ए आयोडीन जो I- है ये सॉफ्ट होता है बिगर साइज होने की वजह से। इसमें हेलोजन फैमिली में
सॉफ्टनेस ऐसे इंक्रीज करती है, फ्लोरो, क्लोरो, देन ब्रोमो और देन आयोडो। आई माइनस इज ए सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इन दिस केस। तो अगर आई सॉफ्ट है तो इसके साथ ये जो है ये भी सॉफ्ट है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए इसी के साथ अगर आपने ऑक्सीजन लगा दिया OTS, ऐसी केसेस में ऑक्सीजन इज ए पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके अगर आप कंपेयर करोगे फर्स्ट कार्बन में और सेकेंड कार्बन में, इसमें ये अल्फा कार्बन और इसमें ये अल्फा कार्बन, सो इफ यू वांट टू कंपेयर इन बिटवीन दिस टू, तो आयोडीन जो है, तो आयोडीन की वजह से सॉफ्ट है, बिकॉज यू नो द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज वेरी लेस इन कंपेयर टू द ऑक्सीजन। 2 पॉइंट समथिंग है, 5 और 6 के आसपास होगा, और ऑक्सीजन क्या है 3.5 के आसपास है, सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो स्पेसीज के बीच, अगर दो स्पेसीज ए है और बी है, इनके बीच अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ता है ज्यादा, दो स्पेसीज के बीच जो अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है, तो वहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, और सेपरेशन ऑफ चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और अगर सेपरेशन ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज व्हाट एवर, वो ज्यादा होगा। और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो हार्डनेस इंक्रीज करता है। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो हार्डनेस इंक्रीज करता है। जैसे आपको पता है कि A+ और A2+ और A3+ में अगर सभी कुछ फैक्टर सेम है, सिर्फ चार्ज बदल रहा है, A+, A+2 और A+3, जैसे Fe+2, Fe+3, Fe+5 होता है ना, Fe के बहुत सारे होते हैं, Fe2+ होता है, Fe3+ होता है, Fe5+ होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आयरन सभी में है, लेकिन एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, हार्डनेस इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट प्लस आयरन +5 है, तो ये सबसे ज्यादा हार्ड होगा। देन Fe3+ वाला होगा, देन Fe2+ वाला। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं ये बताना आपको चाहता हूं कि आज सभी फैक्टर कांस्टेंट है, सभी फैक्टर कांस्टेंट है, तो सबसे ज्यादा हार्डनेस कहाँ आएगी? सबसे ज्यादा हार्डनेस आएगी, माने सबसे ज्यादा जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो हार्डनेस ऑफ ए कटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। ये एक ही का है पॉजिटिव चार्ज, ये और ये सब एक ही का पॉजिटिव चार्ज है, तो एक ही के ऊपर +1 +2 +3 होगा, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट A+3 होगा। यही बात मैं आपको बता रहा हूं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ देखिए, और यहाँ पे कार्बन देखिए, और यहाँ पे कार्बन और आयोडीन देखिए, तो यहाँ पे डिफरेंस 2.5 और 2.6 का है। शायद एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए, किसी को पता होगा तो मुझे बता दो, मुझे ध्यान नहीं है। आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 2.6 ही होती है शायद, या 2.5 के आसपास ही होती है, एक बार देख लीजिएगा। लेकिन कार्बन जो है बेटा, सीओ में, सीओ में अगर देखेंगे तो 2.5 और 3.5। सो इन दोनों में, सीआई में और सीओ में कौन ज्यादा पोलर बॉन्ड है? सीआई और सीओ में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहाँ है? तो ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो सीओ के केस में है। तो इसलिए ज्यादा क्रिएट करेगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा हार्डनेस इंक्रीज करेगा। तो इन जनरल अगर हम कंपेयर करें सीआई के अल्फा कार्बन से और COTS के अल्फा कार्बन से, अगर हम करें कंपेरिजन सीआई के अल्फा कार्बन से, सीआई के अल्फा कार्बन से एंड COTS के अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन से, तो ये वाला कार्बन हार्ड कह सकते हैं और ये वाले कार्बन को सॉफ्ट कर सकते हैं। इट इज रिलेटिव टर्म। बात समझ में आ रही है? तो ये बात होती है। दूसरी बात देखिए, सेकंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जितना ज्यादा, अभी मैंने बताया फर्स्ट वाले में, जितना ज्यादा डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, हार्डनेस उतनी ज्यादा इंक्रीज करेगी। सेकंड देखिए क्या कहता है, द कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप जानते हैं, C+O। द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन हैज 2 bonds from the carbon to an electronegative atom and therefore has greater electron deficiency on the carbon, therefore it is hard center। आपको इससे अंदाजा लग गया होगा, कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। कह रहा है कि अगर मान लीजिए इवन दो, अगर एक सेंटर है जो CO रखता है और एक सेंटर जो है वो C+O रखता है,
कल भी हमने बताया था। ये CO है और ये C डबल बॉन्ड O है, ये CO है और ये C डबल बॉन्ड O है। सो जैसे OTS में CO बॉन्ड होता है। सो इन दिस केस व्हाट यू आर फाइंडिंग, इस केस में एक ही बॉन्ड है, तो एक ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ही, तो एक बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन पुल करता है बाय इंडक्टिव इफेक्ट, तो इसीलिए एक बार पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। और ये एक सिग्मा से तो करता ही है, इसके बराबर तो करता ही है, क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो ऑफकोर्स सिग्मा बॉन्ड तो होगा ही। तो ये जितना सिग्मा से खींच सकता है वो भी इतना सिग्मा से खींचेगा, है कि नहीं है? जबकि हम हमारे मुताबिक इससे ज्यादा खींचेगा ये वाला सिग्मा से। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है और डबल बॉन्ड छोटा होता है, तो छोटा बॉन्ड तो और खींचेगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा जो है क्या होता है, आपको झटका महसूस होगा। जैसे मान लीजिए भूकंप दिल्ली में हुआ है, और भूकंप एक हुआ है और उसका ईपी सेंटर दिल्ली है, तो दिल्ली में ज्यादा झटका महसूस होगा, उसके बाद हरियाणा में होगा, उसके बाद तो बिहार में होगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जहां पे ईपी सेंटर होता है वहां पे ज्यादा झटका महसूस होता है। उसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट भी ऐसा ही होता है। जब हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितना छोटा डिस्टेंस होगा इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, तो बल्कि तो इससे ज्यादा पुल तो इसी में होगा, तो उससे पॉजिटिव चार्ज। और इस सिग्मा बॉन्ड के अलावा इन एडिशन टू दैट यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है, ये भी खींचेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के हिसाब से पाई बॉन्ड से, एंड देयरफॉर और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो ये कहता है कि अगर कंपेयर करना हो, मान लीजिए आपके पास ऐसा सबस्टेट हो, डबल बॉन्ड O हो, एंड O और C और H और H हो और H हो, ठीक है, और यहाँ पे O हो और C है और H है और H है और H है। ध्यान से देखिए, व्हाट आई वांट टू टेल यू, वी हैव टू सेंटर्स इन दिस केस। इस केस में इसको मैं अगली स्लाइड पे लिख देता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है कि मान लीजिए कि ये C डबल बॉन्ड O है एंड देन O है और C H और H और H है, राइट, एंड देन वी हैव O एंड C H और H और H है। सो इन दिस केस में वी हैव अ CO बॉन्ड हियर, सो दिस कार्बन हैविंग डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे भी देखो इस कार्बन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो एक ही जैसा है, तो किसी एक की ही बात कर लेते हैं। सो दिस कार्बन इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, and this carbon is also electrophilic center, electrophilic center. So this carbon is also electrophilic centers. So what I want to tell you, यहाँ पे ये कार्बन ये हार्ड होगा क्योंकि दो बॉन्ड से अटैच है, डबल बॉन्ड से अटैच है, देख रहे हैं आप, दो बार इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, तो ये हार्ड होगा। और उसके कंपेरिजन में ये कार्बन, कार्बन नंबर कार्बोनाइल कार्बन के कंपेरिजन में ये कार्बन सॉफ्ट होगा। चाहे आप इसकी बात कर लीजिए या इसकी बात कर लीजिए, उसके कंपेरिजन में ये सॉफ्ट होगा। तो इसमें जो कह रहा था सेकंड पॉइंट का एसेंस जो कह रहा था वो मैंने आपको बताया कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बोनाइल कार्बन है, तो सिंपल कार्बन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में वो हार्ड होता है, ये बात कह रहा था। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लेट अस एज्यूम कि अगर मान लीजिए हमारे साथ ऐसा कोई ये है कि ये C है, ये H है और ये H है, we have a double bond CH, this is very important. Now if you see, तो यहाँ पे C हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये H हो गया। So if you see what will happen, एक जगह तो C डबल बॉन्ड O है और एक जगह C डबल बॉन्ड C है। If you think about this carbon, तो इस कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। लेकिन इसमें कौन सा बॉन्ड लगा है, कार्बन कार्बन, ऑलमोस्ट दोनों की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, राइट। सो इफ यू सी, तो ये बॉन्ड अगर हम इधर मूव करें तो वी हैव ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, व्हाट, यहाँ पे CH और H, देन डबल बॉन्ड CH एंड देन CO नेगेटिव H, एंड देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज। सो एक तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, एंड इफ यू राइट अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, सो अगर हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें
तो CH और H and there is a positive charge and then CH double bond CH and O minus. So what will happen? First of all, I want to tell you, अगर मैं कहूं कि 1 ऑक्सीजन को 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, इसको 3 बोलूं, इसको 4 बोलूं, तो I must tell you कि कार्बन नंबर 2 is electrophilic center and carbon number 4 is also electrophilic center. Carbon number 2 is also electrophilic and carbon number 4 is also electrophilic, क्योंकि उन्हीं के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है. But if you compare in between these two, CH2 double bond CH and CH double bond O, तो अगर आप कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 4 में कंपेयर करें, तो बच्चों कार्बन नंबर 2 के अंदर देखिए जो बॉन्डिंग है वह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, CO के बीच बॉन्ड है, और कार्बन नंबर 2 के बीच जो बॉन्डिंग है वह कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है. तो जाहिर है ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो इस कार्बन के ऊपर होगा. कौन से कार्बन के ऊपर? इस कार्बन के ऊपर होगा. इसीलिए ये कार्बन तो हार्ड होगा और ये कार्बन सॉफ्ट होगा. इन दोनों में कंपेयर करें तो पहला वाला कार्बन जिससे ऑक्सीजन अटैच है वह हार्ड होगा और दूसरा कार्बन जिससे कार्बन अटैच है वह सॉफ्ट होगा. सो इस तरह से यहाँ पे ऐसे सबस्ट्रेट आपको बहुत देखने को मिलेंगे. इस तरह के सबस्ट्रेट के अंदर ये फिर से कोई कुछ आ जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर बेटा 2 है, और ये 2 का एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 है. तो इसमें दिस कार्बन इज द हार्ड कार्बन. कार्बन इज द हार्ड. H stand for hard. H is equal to hard. And this is called soft. ठीक है. तो इस स्लाइड पे किसी को कोई दिक्कत तो बताओ. ओके. तो अब जो है हमने क्या क्या पढ़ लिया. हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पढ़ ली, हमने हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए, हमने सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिए, हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिए, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ ली, फैक्टर अफेक्टिव न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ ली, हमने हार्ड न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिए और हमने सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पढ़ ली. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जब एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और जब एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, जब दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं. जरा इस बात को ध्यान समझिएगा. जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास जाते हैं तो क्या क्या होते हैं. इस बात को इस इक्वेशन से मैं समझाना चाहता हूं, बट ये इक्वेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे. पहले हम आपको जनरल बात बता देते हैं. वो बात ये है कि अब आपके पास क्या हो गया, ध्यान सुनिए. अब आपके पास एक पेयर हो गए न्यूक्लियोफाइल के एक पेयर हो गए और एक पेयर हो गए इलेक्ट्रोफाइल के एक पेयर हो गए. अच्छा ये बताओ बेटा, क्या इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? ध्यान सुनना, क्या इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है? यस और नो. इलेक्ट्रोफाइल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. जैसे इफ यू टॉक अबाउट H+ आयन, जैसे आप बात करते हैं H+ आयन की बात करते हैं तो नो इलेक्ट्रॉन. बट इफ यू टॉक अबाउट द Br+, it has 6 electrons. If you talk about the Hg2+, it is electrophile. ठीक है. निकल, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. मरकरी किसमें आता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी. Hg2+ के पास जिंक, कैडमियम, मरकरी के फैमिली में आते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, इट हैज इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे. जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है ना, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d10 4s2.
तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तभी भी तो उसके पास 8-10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दीज आर द स्पीसीज हैविंग electrophile and it has an electron. If you are talking about this is also electrophile, they have an electron. तो electrophile may have electron or may not have electron. Ag plus they have an electron. ठीक है। सो मान लीजिए यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और उसके पास इलेक्ट्रॉन। सो जब ये दो मॉलिक्यूल स्पीसीज नंबर 1 और स्पीसीज नंबर 2 जब आपस में एक दूसरे के साथ आएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान सुनिएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के पास छोड़ देंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मिलियंस फैक्टर हो सकते हैं, मिलियन फैक्टर हो सकते हैं, और उनमें से मेजर फैक्टर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। व्हाट विल हैपन, पर्पस ये है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिल जाए और मिलके बॉन्ड बना ले। पर्पस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिल जाए और मिलके बॉन्ड बना ले। सो व्हेन वी हैव अ न्यूक्लियोफाइल एंड वी हैव अ इलेक्ट्रोफाइल, पर्पस ये है कि दोनों मिल जाए और बॉन्ड बना ले ये। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता। दिस इज द न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, न्यू बॉन्ड्स बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। जैसे मान लीजिए एक बॉय है और एक गर्ल है, दोनों का मैरिज कराना है, तो पर्पस तो है ये मैरिज हो जाए, लेकिन उस मैरिज कराने के पीछे कितने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आप जानते हैं। कम से कम सैकड़ों आदमी इन्वॉल्व होते हैं एक मैरिज कराने के लिए। आप सोच के देखिए, अगर आपको देखने में लगता है कि एक आदमी का शादी ब्याह हो रहा है, एक लड़के और एक लड़की का शादी ब्याह हो रहा है, लेकिन ये चीजें इतनी नाजुक है, वक्त पे पंडित जी नहीं आए, मुहूर्त निकल जाएगा, शादी नहीं होगी। शादी तो पंडित जी को कराना है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, ये ऐसे मैंने एक मिसाल दिया और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इसमें देख सकते हैं कि होता तो सिर्फ है कि दोनों का शादी ब्याह कराना है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखता है, अरे भाई इनका शादी हो रहा है, फिर इनको लेने हैं। लेकिन इनके पीछे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और वह फैक्टर्स कुछ पर्दे के पीछे होते हैं और कुछ पर्दे के दिखाई देते हैं। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक, अब उसमें कुछ पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। बहुत सारे लोग सोचता है जैसे कि अरे इसका शादी टूट जाए तो हम शादी कर ले, ये भी तो होता है ना। तो कुछ पॉजिटिव फैक्टर भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है, लेकिन ज्यादातर लोग पॉजिटिव लगे होते हैं कि भाई शादी करा देनी है। लेकिन कुछ लोग नेगेटिव भी सोचते हैं, काश ना होता तो आज हमसे हो जाता। सपोज कीजिए अगर आपका पहले से अफेयर रहा हो तो ऐसे सोचते हैं ना, काश आज अभी भी उसको लास्ट मोमेंट तक उम्मीद रहता है कि मामला गड़बड़ हो जाए तो अच्छा होता है। ये होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है। सो व्हाट विल हैपन, तो यहां भी वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कम क्लोज, जब ये इधर आएंगे और ये इधर आएंगे तो देखिए क्या फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर ये होता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे लेकिन हम इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। द फील्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, एंड द फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फील्ड ऑर्बिटल न्यूक्लियोफाइल के एंड इलेक्ट्रोफाइल के रिपेल ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहां रिपल्शन होगी। ये नहीं चाहते कि पास आए, ये नहीं चाहते, इसको देखना नहीं पसंद करते कि दोनों एक साथ आए। सो दिस इज पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर, टेल मी इमीडिएटली। ये वह लोग हैं जो शादी तोड़वाने वाले हैं, तो पॉजिटिव फैक्टर है कि नेगेटिव फैक्टर है ये। जब दोनों एक दूसरे को, दो आयन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव फैक्टर है कि नेगेटिव फैक्टर्स है, ये नेगेटिव फैक्टर्स है। अब देखिए दूसरी बात यह है, ध्यान सुनिएगा, सेकंड फैक्टर्स ये है कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर यूजुअली नेगेटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होते हैं कि नहीं होते?
न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। सो आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर्स। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को करीब लाने में मदद करते हैं। समझ में बात आ रही है? तो ये द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर्स। नेगेटिव चार्ज present on the nucleophile, and positive charge present on electrophile attract each others। बात समझ में आ रही है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये पॉजिटिव फैक्टर्स है। थर्ड देखिए, अभी हमने बोला था कि भैया जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देता है और उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल रिसीव करता है, एग्री? न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन देता है उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोफाइल रिसीव करता है। अब देना और लेना हवा में तो होगा नहीं, देयर मस्ट बी ऑर्बिटल्स। तो देना और लेना हवा में नहीं होगा, देयर मस्ट बी ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियोफाइल के पास एक फील्ड ऑर्बिटल होता है, फील्ड ऑर्बिटल होता है। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है? एक फील्ड ऑर्बिटल होता है, जिसको आप होमो कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सिमिलरली इलेक्ट्रोफाइल के पास, किसके पास? इलेक्ट्रोफाइल के पास, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एक इम्पिटी ऑर्बिटल होता है। कौन सा ऑर्बिटल? इम्पिटी ऑर्बिटल। इम्पिटी ऑर्बिटल होता है। और you know electron will always flow from filled orbital to empty orbital। क्या बेसिक रूल है? बेसिक रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम filled orbital to empty orbital, that is from HOMO to LUMO। ठीक है? and as soon as they transfer the electron, filled orbital और empty orbital जब ट्रांसफर करते हैं, means what this transfer is overlap of orbitals। so if they overlap each others, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड यहां से इसका होमो और यहां से इसका लूमो। द होमो ऑर्बिटल ऑफ न्यूक्लियोफाइल and the LUMO orbital of electrophile, they overlap together and forms the bond। so the third concept is based on homo-LUMO interactions। homo-LUMO interactions। the second concept is based on Coulombic force of attractions। C for Coulombic, F for force, A for attractions। Coulombic force of attractions, and that is the first van der Waals force of repulsions। रिपल्सन के हिसाब से वो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन है। सो देयरफॉर व्हाट और भी फैक्टर्स होते हैं, ओरिएंटेशन होता है, बहुत सारे फैक्टर, स्टीरिक क्राउडिंग होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट दीज आर द बेसिक फैक्टर्स विच इज रिक्वायर्ड, जो एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में होता है। अब इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, अब कभी कभी कोई फैक्टर इसमें से डोमिनेट करता है और उसी को मैन ऑफ द मैच मिलता है उस रिएक्शन का। इस तरह की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बस उसी को जो चीज मैंने बताई इस स्लाइड पे, इसी स्लाइड, ये जो तीन इक्वेशंस है, फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ये जो 3 इक्वेशंस है, इस 3 इक्वेशन से लिया गया है। देखो, और इसको मैंने यहाँ पे बता दिया, इसकी समराइज जो है वो कर दी यहाँ पे। बस हो गया बेटा, एक सेकंड, समराइज कर दिया जो वहां पे मैंने बोला। एज टू मॉलिक्यूल कोलाइड, 3 मेजर फोर्सेस ऑपरेट। फर्स्ट, द ऑक्युपाइड ऑर्बिटल ऑफ वन, यानी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ऑक्युपाइड ऑर्बिटल, एंड द ऑक्युपाइड ऑर्बिटल ऑफ अदर्स। वो क्या करता है, एक के ऊपर ऑक्युपाइड और दूसरे के ऊपर ऑक्युपाइड, यानी ये वाला ऑक्युपाइड न्यूक्लियोफाइल पे और ये वाला ऑक्युपाइड इलेक्ट्रोफाइल पे, ये दोनों क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल ईच अदर, रिपेल करता है। दूसरा, एनी पॉजिटिव चार्ज ऑन वन अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसी एक स्पीशीज पे अट्रैक्ट करता है, किस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड द थर्ड फैक्टर इज the occupied orbital, specifically HOMO, highest occupied molecular orbital of each interact with the unoccupied orbital LUMO of the other cases. So these 3 factors happen when the 2 species come close together. That's all for today. God bless you to all of you. May I hope you understand the lectures. अगर कोई फिर भी डाउट आपको रह गया है तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. You may ask the questions. You are unmuted now. जिनको कोई डाउट नहीं है, you may leave the class. Thank you, Suraj, for your compliments. आप अनम्यूटेड हैं, आप क्लास. Thank you to all of you. Thank you to all of you for such a nice compliments. तो मैं बस मेहनत करता हूँ, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा कितना आपको लेना है. जितना मुझे नॉलेज, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है, बट जितना नॉलेज मेरे पास है वो आप ले लीजिए तो आपके लिए बेटर होगा. ठीक है, सो आप प्लीज अनम्यूट हो गए हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक्सक्यूज मी. हाँ जी बेटा बोलिए. सर, जैसे आपने इन केस ऑफ पाई बॉन्डिंग आपने बोला उनका सॉफ्ट नेचर होगा इलेक्ट्रोफिलिसिटी. तो अगर बेटा मैं नहीं सुन पा रहा बेटा, आप ना थोड़ा सा 1 मिनट आराम से बोलिए, पीछे से नॉइज बहुत आ रहा है. सर, मेरे कहने का मतलब है पाई बॉन्डिंग आर सॉफ्ट इन नेचर, आपने बोला. जी जी जी, पाई बॉन्डिंग नहीं, वैसे इलेक्ट्रोफाइल जो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन सब का नेचर सॉफ्ट होता है, ये बोला मैं. जी. जैसे सपोज कीजिए, इफ वी हैव अ रिएक्शन लाइक दिस, मान लीजिए ये यहाँ पे CH2 है और डबल, हम पढ़ेंगे बेटा आगे इसको, अभी तो नहीं पढ़ सकते, सब रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे. ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज, एंड देन वी हैव RS नेगेटिव, ये रिएक्शन कहता है करो. तो यहाँ पे सल्फर इज गोइंग टू अटैक ऑन द पाई स्टार ऑफ द इथिलीन, and then the pi bond is going to move like this and this is going to be like this. इस रिएक्शन में ये वाला जो कंपोनेंट है वह इलेक्ट्रोफाइल है और ये वाला जो कंपोनेंट है वह न्यूक्लियोफाइल है. तो मैं कह रहा हूँ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रिसीव कर रहा है. आपको पता है कि पाई जो होता है तो पाई होता है और ये पाई स्टार्स होता है. वेयर दिस अल्कीन मॉलिक्यूल, ये अल्कीन ही तो है, इथिलीन मॉलिक्यूल है, इथिलीन NO2 ग्रुप लगा है. वेयर दे आर गोइंग टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन, तो फील्ड होता है और यही इम्पिटी होता है. और आप जानते हैं कि हवा में, यही बात तो अभी डिस्कस कर रहे थे, हवा में इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं सकता, कहाँ जाएगा, इम्पिटी स्टार में ही. तो पाई स्टार इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे स्पीशीज जो पाई स्टार्स में इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं उन सब का नेचर सॉफ्ट होता है. जैसे आप बेटा बेंजीन पढ़ते हो ना, बेंजीन के ऊपर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है अगर उसमें आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक, तो इसके ऊपर भी आपको याद होगा, सपोज इफ यू हैव a NH2 टाइप ऑफ ग्रुप और NO2 ग्रुप आपने यहाँ लगाया है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक. कहाँ पे अटैक करेगा, कोई जगह थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई जगह है क्या, सभी 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है. वेयर दे आर गोइंग टू अटैक, पाई स्टार्स पे दे आर गोइंग टू अटैक. तो यहाँ पे बेंजीन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और
कहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है? तो पाई स्टार्स में। तो अभी हमने आपको ये बताया वैसे मॉलिक्यूल जो पाई स्टार्स में अल्कीन टाइप के मॉलिक्यूल या अल्काइन टाइप के मॉलिक्यूल जो पाई स्टार्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, वह जो है वो सॉफ्ट नेचर का होता है। पाई से देते हैं तो भी सॉफ्ट, पाई स्टार में लेते हैं तो भी सॉफ्ट। जी सर, मेरे कहने का मतलब था जैसे कि आपने जैसे कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के साथ अटैच किया, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वो इंक्रीज होगा ना, हार्डनेस। जी जी ऑफ कोर्स अगर एक NO2 ग्रुप लगाएं, अगर आप इसमें कंपेयर, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म बेंजीन के ऊपर होता है। एक लिखे फ्लोरो में एक NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और दूसरे फ्लोरो में 2 NO2, वो अनदर इशू है। जी वो जी जो आप बोल रहे हैं दिस इज द अनदर इशू। अब ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर पूछना चाहेंगे कि सर इन दिस केस जो लिविंग ग्रुप, आप अपना ना वो साउंड बंद कर लीजिए बेटा, आवाज बहुत मेरी ज्यादा साइड पे तो ठीक है, पता नहीं किसी दूसरे का है शायद। और क्या बेटा, बंद कर लो, जब क्वेश्चन पूछना हो तो पूछना, बंद कर लेना प्लीज, म्यूट हो जाओ। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने आपको आज की स्लाइड में एक जगह लिखा है द इलेक्ट्रोफिलिसिटी कैसे इंक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन बिट, देखिए यहाँ पे लिखा है, विड्रॉइंग देखिए ग्रुप से। जी जी जी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली। जी जी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिसीविंग ग्रुप। जी तो जी सारी चीजें जितनी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती है डे टू डे लाइफ में, तो मैं लेक्चर ऐसे डिजाइन करता हूँ कि सब कवर्ड हो जाए। बस जरूरत इस बात की है कि ध्यान से पढ़ना है। देखिए ये चीज यहाँ लिखी हुई है कि कैसे, तो अब इसमें आपसे कोई पूछेगा बताओ इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है, तो बता दीजिएगा। तो NO2 ग्रुप इसमें क्या है, एक है, ये NO2 ग्रुप हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि विड्रॉइंग जी जी। होता है, ये एक विड्रॉइंग है, इसमें 2 विड्रॉइंग है, इसमें 3 विड्रॉइंग है। तो जाहिर है कि एज द withdrawing nature of NO2 group increases, electrophilicity हार्डनेस या इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि परसों वाले जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, वहां पे आपने एमाइड का ऑर्डर ज्यादा दिया था एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। जी जी ऑफ कोर्स दिया था, क्योंकि आज वहां आज का आपने जो क्वेश्चन करने के लिए पहला वाला स्लाइड पे जो हमें क्वेश्चन दिया था, वहां पे हमें कार्बोक्सिलेट का पहले दे रहे एमाइड से, तो वो समझ में नहीं आया। नहीं ऐसा नहीं किया होगा, देखिए कहाँ दिया है हमने। उसका ऑर्डर आपने लिखा ना सर, 1 फिर नहीं सर, ऐसे नहीं किया सर, जैसे पहले बताए थे वैसे ही अप्लाई किया। एक बार देखता हूँ, मुझे पता नहीं, कुछ हो सकता है मैं मिस्टेक कर गया हूँ। तो 4, देखिए ये कार्बोक्सिलेट है जी, कार्बोक्सिलेट है, और ये अमाइड है। जी जी। तो आई थिंक कार्बोक्सिलेट पीछे होना चाहिए और अमाइड आगे होना चाहिए। 5 आगे है, देख वही तो है बेटा, 5 आगे है, गलत नहीं किया मैंने, सही किया। जी 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 जी, थैंक यू, मुझे ही कंफ्यूज हुआ था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर वो पाई बॉन्ड के मतलब जो मतलब इथिलीन के जो C++C जो 2 कार्बन है, वो 2 कार्बन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। हाँ बेटा, वो इथिलीन का जो नेचर होता है ना, वो दोनों तरीके का हो सकता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है। लेकिन वही है कि उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, वो डिसाइड करता है कि कब देगा और कब लेगा। तो अगर आप इथिलीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दीजिएगा, जैसे इथिलीन अगर है सिंपल इथिलीन, या इथिलीन के ऊपर मिथाइल या इथाइल लगा दीजिएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी पाई बॉन्ड में, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, जो घट जाएगी तो लेने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ये बात मतलब दोनों तरीके से वो सॉफ्ट ही है। हाँ, दोनों में पाई, हमने वहां भी लिखाया था ना न्यूक्लियोफाइल के केस में, कि पाई बॉन्ड से देने वाले और पाई स्टार में लेने वाले, देने वाले न्यूक्लियोफाइल और लेने वाले इलेक्ट्रोफाइल, दोनों ही का नेचर सॉफ्ट होता है। हेलो सर। थैंक यू सर, क्लियर सर। थैंक यू। हेलो। नेक्स्ट। हाँ जी सर, आपने जो हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल में जो फर्स्ट पॉइंट था, उसमें आपने जो हार्डनेस बताई चार्ज टू सरफेस रेशियो से बताई थी। जी 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 सर वो समझ नहीं आया कि चार्ज टू सरफेस रेशियो से हम। हाँ जी। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो मैं कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा पॉजिटिव, जैसे एक आपने बहुत बचपन में कहानी सुनी होगी, एकता में बल है।
एक किसान थे, उसके 5 बेटे थे, पांचों को एक जगह बुलाया, गट्ठर दी लकड़ी की, तोड़ दिया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे शहर में, बोला कि जब अब तोड़ तो नहीं तोड़ पाए। तो क्या किया, जब सभी कलेक्टेड हो जाते, एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो खींचने की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। एग्री और नॉट एग्री? तो छोटे साइज के अंदर अगर आपका साइज छोटा है, ये छोटा साइज है मान लीजिए, और उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और बिगर साइज है उस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर ये छोटा साइज है, ये साइज है, और उस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और ये बिगर साइज है, उस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बड़ा है, और न्यूक्लियोफाइल क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो आप मुझे बताओ किस पॉजिटिव चार्ज पे फर्स्ट केस में अट्रैक्ट होगा कि सेकंड केस में ज्यादा अट्रैक्ट होगा, बताओ। एक प्लस चार्ज यहाँ भी है और एक प्लस चार्ज यहाँ भी है, लेकिन ये प्लस चार्ज जो है का एरिया इतना बड़ा है, मतलब डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी तो पॉजिटिव चार्ज फैला होता है ना, ऐसा ऐसा होगा, और यहाँ पे इतने छोटे एरिया पे होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, ये वाला अट्रैक्ट करेगा, फर्स्ट करेगा कि सेकंड करेगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट करेगा, चूंकि स्मॉल साइज है, तो स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, बहुत ड्रास्टिकली दे विड्रॉ द न्यूक्लियोफाइल, तेजी से विड्रॉ करेगा, मतलब तो वो तेजी से विड्रॉ करेगा तो उसका नेचर हार्डनेस में आता है। समझ में आया? सर हाँ जी, नहीं आया? आ गया सर। सर नमस्ते सर। नमस्ते बाबू, नमस्ते। हो गया सबका, जाऊं? सर यस आपका सर। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम नहीं पता आपको, अतीक नाम है, अतीक। ठीक। ATIQUE। सर नमस्ते सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।